हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे हम 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इस चैप्टर के हमने 5 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम छठा पार्ट देखेंगे। छठे पार्ट में हम देखेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ठीक है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी उस टाइम पे किस तरह की चल रही थी, वो सारी चीजें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने वो मेरे जो 5 पार्ट मैंने इससे पहले कराए हैं वो नहीं देखे हैं। और एक पार्ट में मैंने आपको बताया था पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन किया था, बोर्ड पर आपको समझाया था पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कहानी की तरह आपको सुनाया है। अभी तक आपने वो सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की है। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो देखने हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले ज्योग्राफी की वीडियो खुलेंगी, उसके बाद आपको हिस्ट्री की वीडियो दिखेंगी। ठीक है, और आप थ्योरी वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर इसके बाकी के जो 5 पार्ट थे उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। और आपको जो भी एनसीईआरटी देखनी है 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपको देखना है आप मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्रांति और रोजाना की जिंदगी उस समय कैसी थी जब क्रांति चल रही थी। क्या राजनीतिक लोगों का पहनाव और उनकी बोलचाल तथा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन आए। जो क्रांति शुरू हुई थी, क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1779 को शुरू हुई थी। उसके बाद लोगों की जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना कर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। ठीक है, जो संविधान की अनुमति दी थी 1789 में, और फिर संविधान कब लागू हुआ था? 1781 में लागू कर दिया था राजा ने। तो उसमें समानता और स्वतंत्रता के बारे में चीजें थी, तो उन पर समाज में भी जो लोग थे उन पर प्रभाव पड़ा था इन चीजों का। वास्तिल के विध्वंस यानी कि वास्तिल की जो घटना हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। के बाद की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आए वह था सेंसरशिप की समाप्ति। देखो, सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप होता है कि कोई भी शक्ति एक आदमी के पास है और वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। जैसे 1774 में जब लुई 16 राजगद्दी पे बैठा तो सारे अधिकार किसके पास थे? राजा के पास थे। वो जो चाहे टैक्स लगा दे, जो चाहे जो काम कर ले, वो उसके पास थे। लेकिन जब क्रांति हुई तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब राजा की मनमानी नहीं चलेगी। राजा अपने अपने आप से ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता है जनता पर। ठीक है, तो ये चीज जो है ये समाप्त कर दी गई कि भाई राजा की हम बात नहीं मानेंगे, हमारा जैसा मन करेगा वैसे करेंगे। ठीक है, इसीलिए फिर वो संविधान को लेके आए। नेशनल असेंबली क्या किया? संविधान को लेके आई और उन्होंने कहा कि संविधान को लागू करवाओ, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। तो मेन जो फायदा हुआ इस क्रांति का, 1789 की क्रांति का जो मेन फायदा हुआ वो क्या हुआ? सेंसस की समाप्ति हो गई, यानी कि राजा के एकाधिकार की समाप्ति हो गई, है ना। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटकों को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी कि कोई भी बुक प्रकाशित करनी है या अखबार प्रकाशित करना है या कोई भी नाटक प्रकाशित करना है तो उसके लिए पहले राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी खबर छापी जा रही है तो पहले राजा की अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई हम इस रिपोर्ट को छाप दें या नहीं छाप दें। अगर राजा मना करेगा तो आप नहीं छाप सकते, नहीं तो राजा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। तो होता क्या था कि राजा के बारे में कोई भी गलत चीज लिखने का अधिकार न्यूज़पेपर में नहीं था। जैसे आज का आपको अखबारों में मिलता है कि इस स्टेट की गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, इस स्टेट की गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, इतना पैसा आया गवर्नमेंट के पास लेकिन उसके बाद भी उसने ये विकास नहीं किया। मोदी सरकार के बारे में भी बहुत सारी चीजें छपती रहती हैं कि ये सरकार ये काम नहीं कर रही है। डिबेट चलती है टीवीओं पर कि सरकार ने ये उपलब्धियां हासिल नहीं की और गरीबों के लिए नहीं सुना जा रहा, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, है ना। दिल्ली में भी चलती रहती है। तो हर स्टेट में चलती रहती है। ये क्यों चलती रहती है? इसका मेन कारण है कि हमारे देश में सेंसरशिप नहीं है ना। जो पत्रकार हैं उनको खुली छूट मिली हुई है कि वो कोई भी न्यूज जो सही न्यूज है उसको छाप सकते हैं, जनता को उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन उस समय 1789 से पहले फ्रांस में ये था कि राजा के बिना पूछे अखबार में कोई भी न्यूज नहीं छपेगी। तो मतलब राजा की बुराई नहीं लिख सकते, सरकार की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बुराई करोगे तो राजा क्या करेगा? आपको उठवा के जेल में बंद करवा देगा, है ना। तो जब ये लड़ाई हुई, ये जो क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद अधिकार मिल गया कि सेंसरशिप जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है,
राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित होता था। तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें छूट मिल गई। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्रों ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नैसर्गिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा। जैसे हमारी जो प्रेस है वो कैसी है, वो हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है कि प्रेस को ये मौलिक अधिकार है कि वो जो सच है उसको सामने लेके आए, चाहे उसमें सरकार की बुराई है या नहीं है, लेकिन सच को लिखने के लिए उसको पूरी अनुमति है और उसके लिए उसको किसी भी सरकार के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रेस वालों को किसी भी सरकार की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो दिखाएंगे। तो उस फ्रांस में क्या हुआ कि ये मौलिक अधिकारों में रख दिया गया प्रेस को। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों और पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, जो सच था वो जो पत्रकार थे वो लिखने लगे, तो फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आई जिसमें पता चला कि सरकार किस तरह से शासन चला रही है। उसमें फ्रांस में घटी घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। ठीक है, मतलब उसमें ये बताया जाता था, जो सच था वो बताया जाता था। ठीक है, और सच क्या चल रहा था कि राजा जनता पर अत्याचार कर रहा है, ये सच चल रहा था। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये सच था। तो ये सारी चीजें पत्रिकाएं छपने लगी, तो फिर गांव शहरों सब तक पहुंचने लगी, क्योंकि जब बिकेगी कोई चीज तो फिर वो तो बेचने वाला तो बेचेगा ही अपना मुनाफा कमाने के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। ठीक है, प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि अब जो आम लोगों की समस्याएं थी वो न्यूज़पेपर में दिखने लगी। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। ठीक है, क्योंकि अब कोई सेंसरशिप थी नहीं, तो अब विज्ञापन पहुंचा देते थे पहले कि भाई नाटक होने वाला है या कोई उत्सव होने वाला है पत्रिकाओं के द्वारा, क्योंकि पत्रिकाएं छप रही थी। ठीक है, उन पर सेंसरशिप नहीं थी, यानी कि राजा उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, तो लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों ने पंडितपूर्ण लेखनों को समझने और उनसे सॉरी उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित लोगों के लिए ही संभव था, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो नाटक है वो तो सब लोग देख सकते हैं। तो उनको समझने के लिए, देखने के लिए लोग जाया करते थे। ठीक है, ये जो रामलीला का चलन है ना, ये यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। मतलब इस चीज से हुई है कि पहले सब लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो जब रामलीला होती थी तो अनपढ़ लोग भी रामलीला में बैठ सकते हैं। ठीक है, वो समझ सकते हैं कि रामलीला में क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह से वनवास हुआ, क्या हुआ। तो ये जो नाटक होते थे पहले, जो लीलाएं होती थी, जो कृष्ण लीला दिखाई जा रही है या राम लीला दिखाई जा रही है, तो ये जो नाटकों का जो शुरुआत हुई वो इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग किताबों को नहीं पढ़ पाते थे, तो उनको फिर इस तरह से समझाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सारांश। इस पूरे चैप्टर का सारांश क्या है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखो नेपोलियन कौन था। नेपोलियन एक सैनिक था, बहादुर सैनिक था। ठीक है, जो फ्रांस में था उस समय, और वो सारी चीजों, सारी गतिविधियों को ध्यान में रखे हुए था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो नेपोलियन था उसकी नजर 1804 से पहले फ्रांस की गद्दी पर नहीं थी। उसकी नजर क्या थी कि फ्रांस के जो आसपास के इलाके, क्योंकि वो सैनिक था, फ्रांस के जो आसपास के जो देश हैं, जैसे फ्रांसा है, ऑस्ट्रिया है, बहुत सारे देश थे, उन सभी देशों को फ्रांस में मिलाना चाहता था। ठीक है, उसकी मंशा थी कि फ्रांस सबसे बड़ा राज्य बन जाए, फ्रांस सबसे बड़ा देश बन जाए। और ना केवल उसने फ्रांस के आसपास के जगहों पर कब्जा किया, जबकि वो उसने भारत तक आने की कोशिश की थी। देखो फ्रांस कहाँ है, फ्रांस है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ यहाँ पर है फ्रांस। और उसने क्या किया, इन सभी को जीत लिया था। ठीक है, इन सभी को जीत लिया था। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ से कुछ इलाकों को जीतते हुए वो भारत में प्रवेश करना चाहता था। ठीक है, और कुछ कारण रहे, उन डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आपकी बुक में जितना है उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कुछ कारण ऐसे रहे जो वो भारत में एंट्री नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसकी मंशा क्या थी, भारत तक जीतने की थी। जैसे सिकंदर था ना कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था, ऐसे ही नेपोलियन की मंशा थी कि फ्रांस का विस्तार किया जाए। और वो एक बहुत ही बहादुर सैनिक था, बहुत ही अच्छा सैनिक था। ठीक है, और बाद में उसने देखा कि जो फ्रांस में जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो बाद में उसने क्या किया, सैनिक ने, ठीक है, जो नेपोलियन सैनिक था, अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। 1792 में राजा का सर काटकर गिलोटिन पे चढ़ा दिया था। ठीक है, राजा को क्या करा था, फांसी दे दी थी या गिलोटिन पे चढ़ा दिया था।
अब जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी, वो आ गई थी कन्वेंशन के हाथ में, यानी कि रोबोस्फियर के हाथ में। तो 1793 और 94 में किसका शासन था, लोकतंत्र का, ठीक है, रोबोस्फियर का शासन था, है ना। और जब 94 में पाया कि जो रोबोस्फियर है वो कहीं ना कहीं अत्याचार करने लगा है, तो फिर जो रोबोस्फियर था उसको भी 1794 में फांसी पर चढ़ा दिया, यानी गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। और बाद में जो सरकार थी वो आ गई थी डायरेक्टरी की, जो 5 सदस्य की डायरेक्टरी थी वो शासन कर रही थी। अब उसमें क्या होता था कि कोई भी नियम बनता था तो उन पांचों लोगों की सहमति लेना बहुत जरूरी था। तो वो पांचों लोग कभी भी सहमत हो ही नहीं पाते थे एक मत पर। तो कहीं ना कहीं जो देश था उसका विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी फैसले ठीक से नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो इस सबको देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि भाई मैं अगर शासक बन जाऊं तो जो फ्रांस है उसका अच्छे से उद्धार हो जाएगा, है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया, उन 1804 में डायरेक्टरी को खत्म करके खुद शासन पर बैठ गया, ठीक है, और खुद ने शासन व्यवस्था संभाल ली। देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ किस तरह से था। देखो 1792 में कौन क्या थी, नेशनल असेंबली थी, राजतंत्र चल रहा था, राजा का शासन चल रहा था, ठीक है। अब 1792 से 93 में क्या हुआ, कन्वेंशन की सरकार आई और लोकतंत्र स्थापित हुआ, रोबोस्फियर की सरकार हुई, ठीक है। अब जब रोबोस्फियर को ग्लोटिन पे चढ़ा दिया था तो 1794 से फिर डायरेक्टरी की सरकार चली। डायरेक्टरी यानी कि लोकतंत्र था और 5 सदस्य वाली सरकार थी। कोई भी केस वगैरह कुछ भी चलना है तो किसको जिसकी बात मानी जाएगी, जिस बात पर वो पांचों सदस्य सहमत होते हैं उस बात को माना जाएगा। और ऐसा कभी होता ही नहीं था कि वो पांचों सदस्य सहमत हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें फेल हो रही थी। तो फिर लास्ट में कमान किसने संभाली, नेपोलियन ने संभाली। और नेपोलियन ने बोला कि ये लोकतंत्र लोकतंत्र बेकार है, लोकतंत्र से किसी का उद्धार नहीं होना। दोबारा से फ्रांस में क्या शुरू हो गया, राजतंत्र शुरू हो गया। राजतंत्र की शुरुआत दोबारा से किसने करी, नेपोलियन बोनापार्ट ने करी, ठीक है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। विजय यात्रा का मतलब है कि उसने युद्ध की और जीत हासिल की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी, ठीक है। उसने क्या किया, जो पुराने राजवंश चल रहे थे उनको हटा दिया कि भाई तुम अत्याचार कर रहे हो, तुम हटो, और हम जो नए नए लोग हैं उनको मौका दो ताकि वो देश की जनता के लिए अच्छा काम करें। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था, ठीक है। उसने निजी संपत्तियों की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक प्रणाली चलाई, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि भाई ये जो है ये अच्छा काम करेगा और बहुत सारी चीजों में ये मुक्ति दिलाएगा, है ना, जो अत्याचार पुराने चल रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाएगा। और उससे जनता को स्वतंत्र दिलाने की उम्मीद थी, ठीक है। मतलब जनता ये सोच रही थी कि अब ये जो स्वतंत्रता है ये दिलाएगा। नेपोलियन किस तरह की भूमिका बना रहा था कि दूसरे दूसरे देशों में जाकर क्रांति के लिए उनको प्रोत्साहित करता था कि तुम राजा के खिलाफ बगावत करो, क्योंकि देखो फ्रांस में कितना अच्छा चल रहा है, सारे अधिकार जनता को मिले हुए हैं, इस तरह से ही तुम्हारे देश में होगा। तो लोग बहक जाते थे और धीरे 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 इसने पूरे यूरोप पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। पर जल्द ही उनकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। अब जब हर देश में ऐसा हो रहा है कि ये किसी भी देश में घुस रहा है और उसको जीत ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आने लगा कि जो नेपोलियन है उसकी मंशा क्या है। दूसरी चीज ये थी कि जो नेपोलियन की खुद की सेना थी अब रोज ही युद्ध पर जा रही है, ठीक है। एक आध दिन की बात नहीं, एक आध महीने की बात नहीं, एक आध साल की बात नहीं है, डेली वो युद्ध ही कर रही है, ठीक है। उसने बहुत सारे युद्ध करे, तो सेना भी कहीं ना कहीं हारने लगी थी, ठीक है। नेपोलियन ने ना केवल फ्रांस के आसपास के, जबकि नेपोलियन कहाँ तक घुस गया था, नेपोलियन रूस तक घुस गया था, ठीक है। ये मतलब इन सारी पर कब्जा करते 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 ये यहाँ तक एंट्री कर रहा था रूस में, ठीक है, रूस तक एंट्री करने लगा था। तो कहीं ना कहीं वहां की वो जो सेना थी वो भी इस चीज को समझ रही थी कि ये जो नेपोलियन है ये गलत कर रहा है। और सेना हारने लगी थी लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो थक गई थी युद्ध करते करते। ज्यादातर जो सैनिक थे वो घायल हो गए थे, किसी का हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी, किसी के पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो सेना भी कमजोर हो गई थी। ऊपर से जो हथियार वगैरह होते हैं वो भी नहीं रहे। और इसके चलते क्या हुआ, आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई, ठीक है। वो हार गया और उसको क्या किया गया, उसको जेल में डाल दिया, मतलब एक किसी द्वीप पर उसको नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। बाद में उसी द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई थी। यूरोप में बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले और उनके क्रांतिकारी उपायों को असर उनकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया, ठीक है। तो ये जो वो उसने लोगों में जो ये भावना फैलाई कि तुम अपने लिए खुद आवाज उठाओ, अपने लिए ये सब करो, तो ये सारी चीजें बाद में जब उसकी मृत्यु होगी बाद में ये सामने आती रही चीजें। और आपको फिर लगेगा कि जब नेपोलियन भी
चला गया था, ठीक है। नेपोलियन को जब नजरबंद कर दिया कुछ सालों बाद, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो आपके मन में होगा जब वाटरलू का वो युद्ध हारा तो उसके बाद शासन किसका हुआ? तो उसके बाद शासन हुआ जो पुराना राजवंश था उसका ही, ठीक है। और उसका एक और उत्तराधिकारी था, लुई 18, ठीक है। लुई 18 के हाथ में फ्रांस की बागडोर दोबारा से आ गई। नेक्स्ट है इसमें कि जो फ्रांस में उस समय क्रांति चल रही थी, फ्रांस में जो लोकतंत्र का या स्वतंत्रता के लिए नारे लगाए जा रहे थे, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रता और जनवाद अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे, ठीक है। यानी कि ये जो विचार थे स्वतंत्रता और जनवाद, ठीक है, यानी कि जनता की इंटरफेयर होना चाहिए शासन में, ठीक है। जनता से पूछकर उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए राजा को, और जनता को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये जो विचार थे ये पूरे यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में फैल गए थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, और इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। सामंती व्यवस्था का मतलब है कि जो पुरानी रूढ़िवादी सरकार चली आ रही थी, जैसे राजतंत्र चला आ रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन विचारों का नाश हुआ। जनता जो थी अब वो हर देश में लोकतंत्र चाहती थी, ठीक है। जनता चाहती थी कि राजाओं की मनमानी अब खत्म हो जाए और जनता को अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, ठीक है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की अधिकार मिले। तो ये सारे अधिकार जनता चाहती थी। और ये विचार कहाँ से शुरू हुए? ये विचार हुए फ्रांस की क्रांति से शुरू, ठीक है। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभुत्व राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए अपने आंदोलनों में दासता से मुक्त के विचार को नई परिभाषा दी। और धीरे धीरे जो दास प्रथा चली आ रही थी, जो औपनिवेश समाज चले आ रहे थे, इनको भी कहीं ना कहीं एक नई परिभाषा मिली कि भाई इन औपनिवेशों को खत्म किया जाए। जैसे हमारे भारत में किसका औपनिवेश चल रहा था? अंग्रेजों का। तो बहुत सारे देशों में फ्रांस का भी चल रहा था, और देशों में और देशों का भी चल रहा था, ठीक है। तो यूरोप ने कहीं ना कहीं पूरे ही दुनिया पर शासन कर रखा था। तो लोगों को हिम्मत मिली कि भाई जैसे फ्रांस की जनता ने अपने लिए, ठीक है, आवाज उठाई है, अपने लिए काम किया है, उसी तरह हमें भी कहीं ना कहीं अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और तभी हमें स्वतंत्रता का, समानता का और अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो ये विचार कहाँ से फैले? पूरी दुनिया में फ्रांस से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टीपू सुल्तान, ये अपने ही भारत के हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाली दो ठोस उदाहरण हैं। टीपू सुल्तान ने और राजा राम मोहन राय ने कहाँ से प्रेरणा ली क्रांति की? तो इन्होंने ली फ्रांस से प्रेरणा। और इन्होंने अपने विचार जब जनता के सामने व्यक्त किए तो इन्होंने बोला कि भाई इन अंग्रेजों को भगाओ, ठीक है। ये देश जो है वो भारतीयों का है और भारतीयों के लिए है, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो थे ये भी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते इनके प्राण चले गए थे, और ये भी पूरी तरह से विरोध कर रहे थे उस समय औपनिवेश सरकार का, ठीक है। और टीपू सुल्तान एक इकलौते ऐसे भारतीय थे जो जैकोविन जो क्लब था, है ना, जो सौकलात वाला था क्लब, उसके सदस्य थे, ठीक है। जो फ्रांस का जैकोविन क्लब था उसके सदस्य थे। कौन थे? टीपू सुल्तान, ठीक है। और टीपू सुल्तान एक अकेले ऐसे मुस्लिम रहे हैं जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, और ठीक है, भारत की रक्षा करते हुए इनकी प्राण चले गए टीपू सुल्तान के, ठीक है। आपने पढ़ा होगा युद्धों के बारे में, और आने वाली क्लासों में बताया जाएगा, नहीं तो 8th क्लास में इसका चैप्टर है कि टीपू सुल्तान ने किस तरह से लोहा लिया था अंग्रेजों से। तो ये आपने पढ़ा ही होगा उसमें, एनसीईआरटी में, 8th क्लास की एनसीईआरटी में है, या 7th की या 8th क्लास की एनसीईआरटी में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी में ही है ये चैप्टर। तो उसमें उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी थी, और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? औपनिवेशिक समाज से ही मिली, वो उससे फ्रांस की क्रांति से ही मिली थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ लेना, है ना। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी जो वीडियो है वो सुबह के 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर एनसीईआरटी ममताज गुप्ता ओपन कर रोज वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर इसके बाकी के पार्ट या ये वाला पार्ट ठीक से देख सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।